लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 26। उन सभी ने देखा कि चीफ के साथ एक आदमी है और चीफ और उस आदमी ने मिलकर उन सभी आदमियों को ठिकाने लगा दिया है जो कि चीफ को मारने आए थे। फिर चीफ वापस अपने घर गए और घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जूलियट का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाया तो अननोन नंबर से फ़ोन आया था। जैक, जूलियट जल्दी से फ़ोन उठाओ, शायद चीफ का हो। जूलियट ने फ़ोन उठाया। आगे से चीफ की आवाज़ आई, हेलो जूलियट। जूलियट, हाँ हेलो चीफ, आप ठीक तो हैं ना? आपके ऊपर गुंडों ने अटैक किया था। चीफ, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वह बेचारे गुंडे अब ठीक नहीं हैं। बूढ़ा समझ के घर में घुसे थे। उन्हें पता नहीं इस बुढ़ी हड्डियों में अभी भी जोर है। लगा दिया ठिकाने सभी को। जूलियट, ओह ओ भगवान का दया से सब कुछ अच्छा है। चीफ, तुम लोगों का मिशन अब खत्म हो रहा है और मेरी ईशानी वह भी तुम्हारे साथ आएगी ना? जूलियट, चीफ, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा मिशन और हो आप चिंता मत कीजिए ईशानी मैम की, हम उन्हें सही सलामत वापस भारत लेकर आएंगे। चीफ, ओके बाय, तुम सभी अपना ख्याल रखना और सब जल्दी से जल्दी ही मिलते हैं भारत में, हमारे अपने देश में। जूलियट, जी चीफ, बाय, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। और फिर चीफ ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्रिस, जूलियट, बाकी की वह तीनों प्रोफाइल भी पढ़ लो। जूलियट, मैं सब मोटा मोटा बता देती हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और हम सभी को सोना भी है। कल सुबह टोनी और अखिल आ जाएंगे। जैक, ओके, थोड़ी थोड़ी ही बात बता दो, बस इम्पोर्टेंट बात बताओ। जूलियट, हाँ ओके। तभी अरिजीत हाँ वहाँ से चला जाता है। जूलियट पहले शुभम की प्रोफाइल पढ़ती है। नेम शुभम, जॉइनिंग ऑफ रो 1995 अगस्त, द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 25, डे ऑफ बर्थ ODP 2 जनवरी 1971। इतना बोलकर जूलियट चुप हो गई। वंश, आगे बोलो जूलियट। जूलियट, लगभग हर चीज़ सेम है मिस शिवानी मैम, और बाकी इन तीनों रो एजेंट की प्रोफाइल में यह चारों एक ही बैच के हैं। 1995। इन चारों का लास्ट मिशन भी सेम है और लास्ट मिशन पर जाने वाले डेट भी बिल्कुल सेम है, 6 अगस्त 1998। फ़र्क है तो बस इन चारों की डेट ऑफ बर्थ का और रो ज्वाइनिंग करते टाइम का। दिव्या, मतलब? जैक जूलियट के हाथ से उसका फ़ोन लेता हुआ कहता है, थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम थक जाओगे। जैक, शुभम की DOB है 2 जनवरी 1971। प्रीति की DOB है 7 जुलाई 1973 और अमर की है 25 सितंबर 1974 और ईशानी मैडम की डेट ऑफ बर्थ थी 26 जुलाई 1975। और एक डिफरेंट और है, इन चारों की प्रोफाइल में रो ज्वाइनिंग करते टाइम ईशानी मैडम की उम्र थी
22 साल और शुभम की उम्र थी 25 साल। प्रीति की उम्र थी 23 साल और हाँ, अमर की भी उम्र थी 22 साल। इन चारों की प्रोफाइल में सब इतना सा ही डिफरेंट है। बाकी इन चारों ने रोज़ ज्वाइनिंग भी एक ही साल में की थी, 1995 में, यानी कि यह चारों एक ही बैच के हैं। इन चारों का आखिर मिशन सेम था। वह चारों अपनी आखिरी मिशन में सिंगापुर आए थे और हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर ही रह गए। क्रिश, लेकिन हम ईशानी मैडम को लेकर जाएंगे। केली, हाँ बिल्कुल, ईशानी मैडम को तो लेकर जाना ही पड़ेगा। आखिर उनका हक बनता है वापस 26 साल बाद अपने देश जाना। सचिता, हाँ, और वह इस काबिल भी है कि वह वापस अपने देश जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले 26 सालों में अपना मुंह नहीं खोला है। नहीं तो अगर उनके जगह कोई और होता तो उन सबूतों के बारे में तो बता ही देता, ऊपर से अपने देश की खुफिया सारी जानकारी भी उन्हें दे देता। वंश, हाँ चलो, अभी तो अच्छा हुआ कि हमारा सारा काम खत्म हुआ, तो चलो अब हम लोग होटल चलते हैं। दीक्षित, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो होटल ही जाएंगे। आखिर अब हम लोगों को जाकर आराम जो करना है, बहुत ज़्यादा थक गया आज। इतना बोलकर दीक्षित ने अपने पीछे हाथ करते हुए कहा, अरिजीत चल आजा चलते हैं, लेकिन उसका हाथ तो हवा में ही रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अरिजीत नहीं था। तो फिर दीक्षित जोर से बोल पड़ा, अब कहाँ चला गया अरिजीत, तुम क्या चाहता है, कहाँ चला जाता है तू बार बार। इतना बोलकर वह रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि अरिजीत नीचे सोफे पर बैठा है और वह फ़ोन पर कुछ बात कर रहा है। दीक्षित सीढ़ियों से उतरकर धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वह सभी दीक्षित के पीछे पीछे आने लगे। उन सभी ने अरिजीत को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। अरिजीत, डैड आप क्या चाहते हो मुझसे? मैंने आपको कितनी बार कहा है, प्लीज़ घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लो। वह तो अच्छा हुआ कि वंश हमारे साथ था, इसीलिए हम लोगों को पता चल गया कि आप बिल्कुल सही सलामत हो। वरना अगर वंश अपने घर के बाहर की सीसीटीवी कैमरा हैक नहीं करता तो मेरी तो जान वहीं पर निकल जानी थी। तभी आगे से चीफ की आवाज़ आई, अरिजीत बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी भी ही बोल रहा हूँ, पर तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। तभी खुद पर भी ध्यान दे लिया करो नालायक। अभी तक तुम मेरे लिए एक बहू नहीं ला पाया। 28 साल का हो गया है तू, अब क्या 40 साल की उम्र में शादी करेगा? अरिजीत, डैड मैं जानता हूँ आप बीच में मेरी शादी का टॉपिक लाकर मुझे मेरी बात से भटकाना चाहते हैं,
पर भूलिए मत कि अगर आप मेरे डैड हैं तो मैं भी आपका बेटा हूँ। तो मेरी शादी को रखिए साइड में, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चीफ: हाँ मिस्टर अरिजीत सक्सेना, बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। अरिजीत: डैड। चीफ हंसते हुए बोले, अच्छा चलो ठीक है, पूछो पूछो अरिजीत, आपको उस हमले में कहीं पर चोट तो नहीं लगी ना? चीफ: नहीं अरिजीत। आपका पुराना वाला फ़ोन टूट गया है। चीफ: हाँ बेटा, वह तो टूट गया है। अरिजीत: ओके चलो कोई बात नहीं, मैं जब आऊँगा ना वापस तो मैं आपको एक अच्छा सा फ़ोन ला कर दूँगा। अब आप मुझे यह बताओ कि आप घर में सीसीटीवी कैमरा कब लगवाओगे? चीफ: देखते हैं, अब लगवाते हैं। अरिजीत अपनी जाड़ पीसते हुए गुस्से से बोला, डैड प्लीज़ डोंट मेक मी एंग्री। चीफ: ओके ओके, आई एम सो सॉरी। इस बार जब तुम वापस भारत आओगे तब हम दोनों मिलकर लगवा लेंगे, ठीक है? अरिजीत: और हाँ डैड, एक बात और, आपने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया कि मेरे एक मॉम भी है। ईशानी मेरी मॉम है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप एक बेटे को उसकी माँ से दूर कैसे कर सकते हो? असलियत में ना सही तो कम से कम उन्हें महसूस कर लेता। चीफ: अरिजीत बेटा, अब महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खुद आ जाएगी और तुम्हारी खुशकिस्मती तो देखो, तुम अपनी माँ को मुझसे पहले देखोगे। अरिजीत: डैड, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें उस हालत में देख पाऊँगा। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसी औरत जिसे पिछले 26 सालों में टॉर्चर किया गया हो, वह फ़िलहाल किस हालत में होगी? मैं अपनी माँ को इस हालत में कैसे देख पाऊँगा? चीफ: मैं तुम्हारे दिल में हो रहे दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ। आखिर मैं भी तो पिछले 26 सालों से इसी दर्द में जीता आया हूँ। और अरिजीत, तुम यह मत भूलो कि तुम एक रो एजेंट हो, तुम इस तरह टूट नहीं सकते। अरिजीत: हाँ डैड, मैं मानता हूँ कि मैं एक से एजेंट हूँ, लेकिन एक रो एजेंट से पहले मैं एक बेटा हूँ। तो मैं एक बेटा अपनी माँ को ऐसी हालत में कैसे देख सकता है? और हाँ, पहले आप मुझे यह बताइए कि आपने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मेरी एक माँ भी है? चीफ: क्योंकि अरिजीत, तुम ही तो मुझे कहते थे कि पापा आप कभी उदास मत हुआ या कीजिए। जब आप उदास होते हो तो मैं आपको देखकर उदास हो जाता हूँ और फिर मुझे आपको इस तरह उदास देखकर रोना आ जाता है। इसीलिए मैंने कभी तुम्हें ईशानी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं जब भी उसे याद करता हूँ मेरी आँखों में हमेशा आंसू आ जाते थे और वह आंसू आज भी मेरी आँखों से आ रहे हैं। लेकिन आज यह आंसू दुख के
नहीं खुशी के हैं। अरिजीत, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। डैड, आई लव यू। अरिजीत की बात सुनकर चीफ बोले, हमार हरामखोर नालायक कभी किसी लड़की को भी बोल दे आई लव यू। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहू का मुंह देखने से पहले ही मर जाऊंगा। अरिजीत, डैड, अब आप मरने मरने की बातें मत कीजिए। अब पूरे 26 साल बाद तो मॉम हमें मिलेगी। और हाँ डैड, मॉम से आप ज़रूर पूछ लीजिए कि आपको लड़का हुआ था या लड़की। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक छोटी बहन ही मिले, और जब हमें वह मिले जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। चीफ, हाँ अरिजीत, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी माँ के मिल जाने के बाद तुम्हारा छोटा भाई या बहन भी मिल जाएगा, और उसके बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अरिजीत, ओके डैड, बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी जाकर सो ही जाइएगा। चीफ, ओके बाय, टेक केयर। और जैसा आप कहो अरिजीत सर, अब आपने हमें कह दिया है सोने को, तो हम सोना ही पड़ेगा। अरिजीत गुस्से से बोला। डैड, अरिजीत को गुस्से में सुन चीफ ने हंसते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर अरिजीत मन में मुस्कुराता हुआ पीछे पलटा, और जैसे ही वह पीछे पलटा तो वह बिल्कुल दंग रह गया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।